वेलकम बैक टू आदित्य डायमा क्लासेस। माई सेल्फ आदित्य डायमा। चलिए सर बात करते हैं टुडे। सर आज हम लोग एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही ईजी है आपके लिए, बहुत ही सिंपल है, बहुत कम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं। अगर ये आए तो आपके लिए बहुत स्कोरिंग रहेगा। सर हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के बारे में। सर ये क्या चीज़ से रिलेटेड है? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट AS12। और AS12 किससे रिलेट करता है सर? अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो आपको ये जरूर समझ में आ जाना चाहिए, हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट्स का बात कर रहे हैं लेकिन टॉपिक क्या है? अकाउंटिंग का उसका। तो अब हम लोगों को यहाँ क्या सीखना होगा? बेसिकली पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट होता क्या है ये समझिए, फिर ये जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसका अकाउंटिंग कैसे होगा बुक्स में, इसको लिखा कैसे जाएगा, इसके ऊपर बात होगा। सबसे पहला चीज सर, इस एएस के नाम को पढ़ के सबसे पहला चीज ये समझना है कि ग्रांट का मतलब क्या होता है। ग्रांट का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके का एड, एक हेल्प, एक इंसेंटिव, यू कैन से किसी तरीके का एड, सब्सिडी, इंसेंटिव जो आप बोलिए, कोई एक तरीके का हेल्प करना, किसी को कुछ देना, ग्रांट देना, हेल्प करना किसी को, डेट इज अ ग्रांट। Since we are talking about government grants, that means it is basically related to the grant or the assistance received from government, either in cash or in kind। जब हम लोगों को गवर्नमेंट से किसी तरीके का हेल्प मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर काइंड में। कैश सर जी गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप इस तरीके का इंडस्ट्री सेटअप करिए, केमिकल इंडस्ट्री सेटअप करिए या पाइपलाइन बैठाने का इंडस्ट्री सेटअप करिए, हम आपका जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा उसमें सपोज करिए 100 करोड़, तो हम आपको 20 करोड़ का हेल्प करेंगे। तो उस सिचुएशन में वो आपको हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट करने में। ये गवर्नमेंट वांट कि आप इस प्रोजेक्ट में जाइए, उसके लिए हम आपको रुपया देंगे। तो इसको हम लोग एक तरीके का कंट्रीब्यूशन इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन, बेसिकली ग्रांट इन द नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक तरीके का आपको कैपिटल जो आउटले लगेगा, इसको कैपिटल सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम में गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है, आपको वो पैसा देती है। सर ये प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का पार्ट हो गया, मतलब जो पैसा एक प्रोमोटर को लगाना चाहिए था उस पैसे को गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है कि हम आपको देते हैं, आप करिए। तो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड इन कैश, इट कैन बी। अच्छा क्या ये हर साल मिलेगा? नहीं सर, ये कैपिटल नेचर का है, तो पहले ये समझना। साथ में अभी अपने बात कर रहे हैं, चिंता मत करो, अपने अकाउंटिंग में नहीं जा रहे, वी आर जस्ट हैविंग अ टॉक विथ यू पीपल। सर जी साथ में सर गवर्नमेंट ग्रांट का जब बात होता है तो अपने को ये भी समझना होगा कि अभी तो आपने प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बोला, इसी तरीके से कैश, सब्सिडी, इंसेंटिव्स। कई बार गवर्नमेंट आपको गैस सिलेंडर पहले आपको जब मिलता था तो सब्सिडी में मिलता था, यस और नो। तो क्या गवर्नमेंट आपको रुपया देती थी? नहीं। जो गैस वाले एचपी गैस, भारत गैस जो आपके घर में सिलेंडर पहुंचा रहे, गैस सिलेंडर, गैस की टंकी आपके घर आ रही है, वो आपको डायरेक्टली 600-700 रुपए में देते थे, उनकी कॉस्टिंग 900 रुपए थी, तो गवर्नमेंट 200 रुपया उनको देता था। अच्छा ये रेगुलर बेसिस का है इंसेंटिव है, यस और नो? गैस सब्सिडी मिल रही है वहां पे, तो ये तो रेगुलर है क्योंकि सेल तो रोज होगा, रोज हजारों सिलेंडर बिकते होंगे, यस और नो? तो यहाँ पे ये रेवेन्यू नेचर का ग्रांट हो गया। तो मतलब अपने को ये समझना है कि ग्रांट रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। अच्छा सर गवर्नमेंट क्या हमको ग्रांट ऐसे ही दे देती है? नहीं सर, देयर आर सर्टेन कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करेंगे तभी ग्रांट आपको मिलती है, या फिर आपको ग्रांट मिलती है और बोलता है कि फ्यूचर में 5 साल तक, 10 साल तक आपको ये कंडीशन फुलफिल करना होगा। अगर आप उसको वायलेट करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे ग्रांट वापस ले सकता है, यस और नो? तो अगर गवर्नमेंट आपसे वापस ग्रांट ले लेगा तो जो आपके लिए इनकम था एक टाइम पे, वो आपके लिए अब एक्सपेंस बन जाएगा, यस और नो? तो सर जी किसी भी गवर्नमेंट ग्रांट को बुक्स में रिकॉर्ड करने के पहले आपको 2 चीज ध्यान रखना है। एक, आपको ये सर्टेन होना चाहिए कि पैसा तो मिलेगा गवर्नमेंट से। नंबर 2, साथ में यू मस्ट बी श्योर इनफ, यू मस्ट बी केपेबल इनफ दैट यू विल मीट द कंडीशंस on the basis of which grant has been given to you। आपको जो ग्रांट जिस कंडीशंस के बेस पे मिला है, अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल कर पाएंगे
और ग्रांट आपको मिलेगा, सर्टेन है आप, तभी आप ग्रांट्स को रिकॉर्ड करिए। अदरवाइज ग्रांट को बुक्स में रिकॉर्ड करने का आपको दरकार नहीं है। इफ यू आर रिकॉर्डिंग इट उसके बाद भी, तो सर वो एंट्री गलत ही हो जाएगी आपके लिए। क्यों? अगर आपको लगता है कि सर आप कंडीशन कभी भी फुलफिल नहीं करेंगे, आप उसको वायलेट करेंगे, तो आज आपके लिए वो इनकम है, तुरंत वो आपके लिए 2 दिन बाद या 1 साल बाद वो रिफंड हो जाएगा, यस और नो। तो बेकार का जबरदस्ती का काम मत करिए। नाउ सर, गवर्नमेंट आपको कई बार नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी ग्रांट्स देती है। नॉन मॉनेटरी फॉर्म में सर आपको बोलते हैं कि आप इस एरिया में आके हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री बैठाइए, हम आपको लैंड फ्री में देंगे। तो यहाँ अब आपको एक कैपिटल एसेट मिल रहा है, यस और नो। ये कैपिटल एसेट के लिए क्या आपको रुपया देना पड़ता है? नहीं सर, फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे ये नॉन मॉनेटरी ग्रांट जो हो गया, आपको जो फ्री में आपको जो ग्रांट मिला उसको अब आप किस पे रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है, तो अब आप लैंड को अपने बुक्स में जीरो पे तो दिखा नहीं सकते, एसेट तो है ही। तो जब भी कोई ग्रांट या फिक्स्ड एसेट आपको, बेसिकली जब कोई फिक्स्ड एसेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो यू शुड रिकॉर्ड इट एट अ नॉमिनल वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करिए। नॉमिनल वैल्यू मतलब 1 रुपया पे रिकॉर्ड करिए। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? अगर आपने उसको 0 पे रिकॉर्ड किया है तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर जी इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एसेट खरीद रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ने आपको उस एसेट से रिलेटेड, सर जी 50 लाख का एसेट है या 1 करोड़ का एसेट है, तो आपको 20% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, सब्सिडी मिल जाती है। तो 1 करोड़ में 20 लाख रुपया अगर आपको गवर्नमेंट से मिलता है, तब उस सिचुएशन में सर क्या होगा? वो इट विल बी बेसिकली क्या होगा वहाँ पे, वो एक 20 लाख रुपया आपको जो मिल रहा है, क्या ये कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है? सर एक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली कैपिटल नेचर का ही एक तरीके से हुआ, कैपिटल रिसीप्ट है। तो इसका 2 ट्रीटमेंट जब फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिलता है। एक, आप एसेट के कॉस्ट से ही उसको रिड्यूस कर दीजिए, एसेट के कॉस्ट से रिड्यूस कर दीजिए। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? तो वहां पे उसको एसेट को रिड्यूस करके लिखिए। अब उसका डिप्रिसिएशन भी रिड्यूस वैल्यू पे जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट ये हो जाता है। अब क्योंकि डिप्रिसिएशन भी कम करके लिखेंगे हम लोग अपने बुक्स में, तो हमारा एक्सपेंस कम दिखाएगा हर साल। एक्सपेंस कम आएगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली उस ग्रांट को हम लोग एमोटाइज कर रहे हैं, जो रिसीव हुआ है पार्ट बाई पार्ट। चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो। एज्यूम करो आपने एक एसेट खरीदा 10 लाख में, गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख रुपए का ग्रांट दिया, एज्यूम कर लो। तो सर लाइफ है एसेट की 4 साल की, कितना? 4 साल, ठीक है। 10 लाख का आपका एसेट था, 2 लाख रुपया गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, तो आपके घर से कितना रुपया लगा? 8 लाख रुपया लगा। अब इस 8 लाख को डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है, एज्यूम करिए। तो आप हर साल पीएल में डिप्रिसिएशन कितना लिखेंगे? 2 लाख लिखेंगे। तो आपका एक्सपेंस 2 ही लाख आ रहा है। अगर ये एसेट 10 लाख पे रिकॉर्ड होता तो डिप्रिसिएशन 2.5 लाख रुपया होता, यस और नो। तो वी आर राइटिंग 2 लाख एज डिप्रिसिएशन राइट नाउ। तो 50,000 कम लिख रहे हैं ना, तो हमारा एक्सपेंस 50,000 से कम हो रहा है अभी। तो डेफिनेटली बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग 50,000 रुपये इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट का। एक एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से देखो, अगर 2 लाख रुपए का ग्रांट को हम 4 साल में मोटाइज करते, तो 2 लाख डिवाइड बाई 4 कितना होता? 50,000। आप डिप्रिसिएशन अगर 2.5 लाख लिखते तो इनकम 50,000 रुपया लिखते जो गवर्नमेंट से मिला। तो बेसिकली 2 लाख रुपया ही एक्सपेंस बुक होता। समझ गए चीज को? क्लियर है? मतलब दूसरा ट्रीटमेंट जो अभी बोले, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कर दो और उस ग्रांट को एमोटाइज कर दो। कितने साल में? सर जी ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब कल को अगर गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस जो आप एंटिसिपेट नहीं किए थे, तब उस सिचुएशन में पैसा रिफंड होगा। तो अगर जब आपने रिकॉग्नाइज किया था उस समय अगर आपने एसेट से उसको लेस कर दिया था वैल्यू से, तो अब जब आप रिफंड हो रहा है तो पैसा जाएगा तो टू बैंक और डेबिट में एसेट कर दीजिएगा। फिर एसेट का जो वैल्यू आएगा नया, उसको रिमेनिंग पीरियड के बेसिस पे डिप्रिशिएट कर दीजिएगा। जो रिमेनिंग पीरियड बचेगा उसके बेसिस पे डिप्रिशिएट करिएगा। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? पक्का सर? डोंट वरी, वी विल कम टू इट, डोंट वरी। हम लोग एक साथ आएंगे, डोंट वरी। एक बार ऐसी बात कर रहे हैं जिससे कि हमसे बात करते करते भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। सर अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट के बेसिस पे किए हैं तो जब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिला तो क्या आपने एसेट को लेस किया था? नहीं। तो जब रिफंड करोगे तो टू बैंक तो होगा, डेबिट में एसेट मत करना। पहले डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का जितना रुपया सर जी बचा हुआ वो लिखना और फिर उसके बाद सर जी पीएल से ले लेना। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये अपने को ध्यान रखना है, कैसे ट्रीटमेंट होगा, क्या होगा, इन डिटेल पूरा बात होगा, डोंट वरी।
अगर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के नेचर का ग्रांट है तो कैपिटल रिजर्व में लिखिए। ये प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है, इससे ना तो आप डिविडेंड दे सकते हैं ना आप इसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है? अगर नॉन डेप्रिसिएबल कैपिटल एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिला है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, तो नॉन डेप्रिसिएबल है तो ये तो इनकम में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, तो उस सिचुएशन में उस अमाउंट को हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं जो ग्रांट मिलता है। अब ये जो कैपिटल रिजर्व है अगर रिफंड होता है तो कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दीजिए और ग्रांट को का अमाउंट जो जा रहा है उसको बैंक को क्रेडिट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा वहीं पे चीज। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अगर रेवेन्यू नेचर का ग्रांट है, मतलब रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, तो रेवेन्यू नेचर का अगर ग्रांट है तो इसको दो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक, अदर इनकम में आप उस ग्रांट को दिखा सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, या फिर आप जिस चीज से रिलेटेड उसका खर्चा है उस खर्चे में उसको लेस करके अपना एक्सपेंस दिखा सकते हैं, उस खर्चे को कम कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा सर। इसी तरीके से अगर नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट से रिलेटेड अपने को अगर कोई ग्रांट मिलता है तो उस सिचुएशन में ये भी ध्यान रखना कि नॉन डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट से रिलेटेड ग्रांट है और आपका कुछ खर्चा लगेगा उसको कंप्लाई करने के लिए, कुछ कॉस्ट लगेगा, कुछ गवर्नमेंट आपको करने बोला है, ऑब्लिगेशन आपके ऊपर कुछ आया है और उस ऑब्लिगेशन को आपको फुलफिल करना है। तब उस सिचुएशन में सर जो आपको फुलफिल करने का कॉस्ट लगेगा, तो जैसे जैसे कॉस्ट उसका रिकॉर्ड होगा वैसे वैसे उसका इनकम भी रिकॉर्ड करते जाइएगा अपने बुक्स में। पहले तो कैपिटल रिजर्व में ही बेसिकली जाता है, बट अगर उस तरीके का कुछ है जिसके लिए आपको कुछ करना भी पड़े तो वहाँ पे ये चीज़ होगा। याद रखिएगा गवर्नमेंट ग्रांट का जो ये एएस है ये सर जी उन चीज़ों को कवर नहीं करता है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट का ओनरशिप से रिलेटेड है। अब एक एंटरप्राइज में अगर गवर्नमेंट सर जी 20% का ओनरशिप ले लेता है तो क्या ये उसके ऊपर अप्लाई करेगा? नहीं सर। कोई भी तरीके का गवर्नमेंट आपको असिस्टेंस दे रहा है जो ग्रांट के रूप में नहीं है तो ये उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिफ्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन द प्राइसेस, उसको लेके ये डील नहीं करता है, बाकी सारे चीज को लेके ये कवर करता है। तो बेसिकली इट डजंट डील विद दैट चेंजिंग प्राइसेस के इम्पैक्ट को, ये डील नहीं करता है। ये सारा चीज सर हमारा AS12 कवर करता है। हम लोग इसके ऊपर पूरा एक डिटेल स्टडी का क्लास करेंगे, डोंट वरी। ये एक जिस्ट है जो कि जिन बच्चों को सर जी पूरा क्लास नहीं कर पाते हैं, जिनके पास टाइम नहीं रहता, अगर आपको शॉर्ट में इसको रिवाइज करना हो तो आप इस तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, हम लोग अपने रेगुलर क्लास में इसको पूरी तरीके से कवर करेंगे, डोंट वरी। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर। सर हम लोग आगे और AS से रिलेटेड और बाकी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोज लेके आएंगे। स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।